मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मिजोरम में वोटिंग पहले ही हो गई थी। आज तेलंगाना में भी वोटिंग खत्म हो गई है। ऐसे में एबीपी न्यूज के लिए सी वोटर्स ने एग्जिट पोल किया है। हर सीट पर सर्वे किया गया है, जिसमें कुल 1,11,000 से ज्यादा वोटर्स से बात की गई है। सर्वे हर राज्य में वोटिंग के बाद किया गया है। सर्वे में मार्जिन ऑफ एरर +-3 से +-5% है। आपको छत्तीसगढ़ में किस तरीके से, देखिए हम नंबर्स बताएंगे, वो आंकड़ा आपके सामने रखेंगे। बेहद दिलचस्प तरीके से आपको ये आंकड़ा बताने के लिए तैयारी पूरी की एबीपी न्यूज ने, क्योंकि इलेक्शन मतलब एबीपी न्यूज। आपको वो सही तरह से बहुत आराम से समझ आए। और अब जल्दी से आइए, आपके सामने मैं आंकड़ा रख देती हूँ छत्तीसगढ़ का ये आंकड़ा। सबसे पहले बात, दक्षिण छत्तीसगढ़ की 12 सीटें हैं। 43% वोट शेयर बीजेपी को जाता दिख रहा है और कांग्रेस को भी 43% वोट शेयर छत्तीसगढ़ में, दक्षिण छत्तीसगढ़ की 12 सीटों पर मिलता दिखाई दे रहा है। और अन्य के खाते में 14% वोट शेयर जाता हुआ दिख रहा है। लेकिन बीजेपी और कांग्रेस, देखिए बिल्कुल बराबर का मामला। अब ये सीटों में किस तरीके से कन्वर्ट होते हैं, सीटें यहां देखिए आप, 3 से 7 सीटें बीजेपी को मिलती दिखाई दे रही हैं, लेकिन 5 से 9 सीटें कांग्रेस के खाते में यहां जा सकती हैं और 0 से 1 का आंकड़ा अन्य के खाते में जाता दिख रहा है। तो दक्षिण छत्तीसगढ़ की 12 सीटें हैं और उन 12 सीटों में से यहां बढ़त बनाते हुए कांग्रेस दिखाई दे रही है, क्योंकि 5 से 9 सीटें यहां पर दिख रही है कांग्रेस को। हालांकि बीजेपी को 3 से 7 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है और 0 से 1 का आंकड़ा जो है वो अन्य के खाते में जा सकता है। तो ये दक्षिण छत्तीसगढ़ 12 सीटें और इन 12 सीटों का वोट परसेंट भी हमने आपको दिखाया कि किसे कितना प्रतिशत वोट मिलता दिखाई दे रहा है और वो सीटों में कैसे कन्वर्ट होगा वो भी आप ये देखिए। 3 से 7 सीटें बीजेपी के खाते में जाती दिख रही हैं, कांग्रेस के खाते में 5 से 9 सीटें यहां पर दिख रही हैं और 0 से 1 का आंकड़ा अन्य के खाते में। तो 12 सीटों में से फिलहाल ये अनुमान है रोमाना। तो कांटे का मुकाबला, ये दक्षिण छत्तीसगढ़ का आंकड़ा जो सबसे पहले आपने देखा, सबसे छोटा रीजन है, 12 यहां पर सीटें आती हैं और ऐसे में वोट प्रतिशत के हिसाब से तो बिल्कुल मामला बराबरी का है। 43%। हां, सीटों के मुकाबले में कांग्रेस थोड़ी बढ़त बनाती हुई 5 से 9 सीटें कांग्रेस के खाते में, बीजेपी 3 से 7 सीटें। लेकिन अगर बात 2018 के कंपैरिजन की जाए तो फिर पिछली बार तो इन 12 में से 11 सीटें कांग्रेस ने जीती थी, बीजेपी सिर्फ 1 सीट पर सिमट गई थी। ऐसे में क्या लग रहा है, ये कड़ी टक्कर बनती हुई नजर आ रही है। के शर्मा, नहीं, मैं यही तो आपको बोला कि 3 गुना वृद्धि आप दिखा रहे हैं। 3 गुना वृद्धि ऐसे नहीं होती है रोमाना जी। जब तक एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर नहीं होगा जमीन में, सरकार के प्रति वहां पर जब तक नाराजगी नहीं होगी तब तक ऐसे बढ़त नहीं मिलती वहां पर। मैं इसी को तो कह रहा हूं कि वहां पर इस समय 2013 पर भी नजर डाल लीजिए ना, ये दक्षिण छत्तीसगढ़ की 12 सीटें और 2013 जब डॉक्टर रमन सिंह की सरकार थी, इन 12 में से 8 सीटें कांग्रेस के पास जाती रही हैं। ये जो छत्तीसगढ़ वाला दक्षिण वाला इलाका है, ये तो कांग्रेस का गढ़ रहा है, तो बहुत फर्क तो नहीं लग रहा है यहाँ पर। नहीं, आप नहीं रोमाना जी, मैं आपको बता दूं, अभी ये जो पहले चरण के जो 20 सीटों का चुनाव हुआ है, आप दिखाएंगे जब सरगुजा बेल्ट को तो आपको और स्पष्ट हो जाएगा कि ये पूरे सरगुजा से लेके बस्तर तक हमारे पास सिर्फ 1 सीटें थी। 1 सीटें थी हमारे पास टोटल। रुक जाइए, आज अभी आपके आंकड़े दिखा देंगे हम कितनी आप सीधे नॉर्थ पर पहुंच गए, हम अभी साउथ की बात कर रहे हैं। ठीक है। आलोक शर्मा जी, ये पहला रीजन है दक्षिण छत्तीसगढ़ का रीजन, लेकिन 2018 के मुकाबले यहाँ पर लॉस कांग्रेस को होता हुआ, आपका आंकलन आलोक शर्मा? कि मुझे लगता है कि एबीपी सी वोटर सर्वे में भी 5% का माइनस का आपने एरर लेकर चले हैं आप। अगर उतना एरर आता है तो ये तो हमें, मुझे लग रहा है 11 से 12 सीटें मिल सकती हैं। मेरे पास जो अपना इंटरनल है, हमारा है कि 10 से 11 सीटें हमारी आ रही। अरे भाई, एरर तो अंदर है। मैं वो लेके बैठा हूं, 5 से 9 एरर के अंदर ही तो 5 से 9 है। ठीक है, मेरे साथ यहाँ स्टूडियो में छत्तीसगढ़ के एक्सपर्ट मौजूद हैं, जरा जल्दी से 9 का आंकड़ा ये एरर पे ही तो है। ये दक्षिण छत्तीसगढ़ वाला इलाका है, ये बस्तर रीजन वाला इलाका है, यहाँ पर कांग्रेस की बढ़िया बढ़त रही है। अच्छा, मुझे स्क्रीन पर देखिए हमारे सहयोगी नजर आ रहे हैं, ज्ञानेंद्र तिवारी दिख गया मुझे, जो छत्तीसगढ़
जमीन पर घूमकर हर जानकारी और वहां की सियासी नब्ज जनता की वो दर्शकों तक पहुंचाते हैं, लेकिन आज वो हमारे ऑफिस में और स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। जरा उन्हीं के पास आपको लेकर चलते हैं। न्यूज रूम से हमारे साथ जुड़ गए हैं। ये दक्षिण छत्तीसगढ़ वाला इलाका, यहां पर तो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष को भी उम्मीदवार बना दिया। बघेल सरकार के कई मंत्रियों की साख भी इस इलाके में दांव पर लगी हुई है। क्या खास इस इलाके में, और यह आंकड़ा आप कैसे इंटरप्रेट कर रहे हैं ज्ञानेंद्र? देखिए रोमाना, आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि छत्तीसगढ़ का बस्तर और सरगुजा का जिक्र जो के शर्मा कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सरगुजा और बस्तर जिस पार्टी ने भी अच्छा प्रदर्शन किया उसी ने सरकार बना लिया। हमारा जो एग्जिट पोल है, 3 से 7 सीट हम बीजेपी को दे रहे हैं। दूसरा, इस पूरे इलाके में सर्व आदिवासी समाज की जो उपस्थिति है उससे इंकार नहीं किया जा सकता। रोमाना, आपको याद होगा कई बार मैंने ही आपसे लाइव में ये बातचीत की है कि किस तरह से धर्मांतरण का इशू, कांग्रेस की सरकार में धर्मांतरण का इशू पूरे बस्तर में रहा है और कई ऐसी सीट हैं बस्तर की 12 सीटों में जहां की आम आदमी पार्टी और सर्व आदिवासी समाज ने क्रिश्चियन कम्युनिटी को कैंडिडेट बना दिया है और ऐसे में जो वोट का बंटवारा है वो कांग्रेस का हो रहा है। इसलिए जो के शर्मा कह रहे हैं कि सरगुजा की 14 सीट और यहां की 12 सीट अगर मिला दें तो 26 सीट में केवल 1 सीट पर काबिज थी बीजेपी, लेकिन इस बार आम आदमी पार्टी, सर्व आदिवासी समाज और जनता पार्टी जोगी की जनता कांग्रेस की पार्टी, ये जो अलग अलग चुनाव लड़े हैं इसका बहुत नुकसान हो रहा है कांग्रेस को। ठीक है, मैं बस दर्शकों को जरा सा क्लियर कर दूं कि ये अलग अलग रीजन है, दो, बस्तर रीजन और सरगुजा रीजन, और इनके नाम एक साथ इसलिए यहां पर मेहमान भी ले रहे हैं, हमारे सहयोगी भी ले रहे हैं क्योंकि दोनों ही कहीं ना कहीं एसटी बहुल इलाके माने जाते हैं। फिलहाल जो हमने आंकड़ा दिखाया है वो दक्षिण छत्तीसगढ़ मतलब बस्तर वाले रीजन जो है उसका भी आंकड़ा खुला है। सरगुजा वाला जो हिस्सा है वो नॉर्थ छत्तीसगढ़ में अभी आंकड़ा खुलेगा। शुक्ला जी, ज्ञानी जी ने बहुत अच्छा बताया वहाँ क्षेत्रीय दलों का, लेकिन इसके साथ जो कांग्रेस को नुकसान हो रहा है उसके अपने लोग नुकसान कर रहे हैं। अच्छा, 5 सीटों पे कांग्रेस को उसके बागी ही नुकसान पहुंचा रहे हैं और वो सीटें हैं जहां परंपरागत तरीके से कांग्रेस जीतती रही है। कुछ जगहों पर इन्होंने प्रत्याशी बदल दिए, कुछ जगहों पर बगावत है। इसके अलावा गोंडवाना, सबसे ज्यादा टिकट काटे गए अगर किसी चुनावी राज्य में कांग्रेस की तरफ से तो वो छत्तीसगढ़ में जी। और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी भले ही नहीं जीत पाती लेकिन कांग्रेस को हराने के लिए उसके पास पर्याप्त ताकत है। और बस्तर दक्षिण में आप कम्युनिस्ट पार्टियों को भी नजरअंदाज नहीं कर सकते, उनका भी एक अपना पॉकेट है। तो ये सारा जो सिम्टम है यही जो है कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए फायदेमंद साबित हुआ। बिल्कुल। प्रदीप जी, देखिए कि ये जो आदिवासी इलाकों की चर्चा हो रही है उसमें ये माना जा रहा है कि चर्चा में कि कांग्रेस को यहाँ पर नुकसान हो रहा है। निश्चित तौर पर वहाँ एक मुद्दा ये भी रहा है कि जो आदिवासी समाज से कुछ एक जातियाँ ऐसी थी जिनको ओबीसी में डाल दिया, उनके अंदर एक बहुत नाराज़गी थी। जब मैं छत्तीसगढ़ गया था तो वो नाराज़गी मैंने लोगों के बीच देखी। लेकिन इसको अगर हम छोड़ दें तो कांग्रेस पार्टी ने इस बार शहरों और सेमी अर्बन इलाकों में अपनी बढ़त बनाई है। उसका कारण है महिलाओं, किसान और क्या कहते हैं एमएसपी, चावल का जो सवाल है वो अंदर तक लेके कांग्रेस गई है। इसलिए मुझे लग रहा है कि उस तरह की इन फाइटिंग तो बीजेपी के अंदर भी थी, कांग्रेस के अंदर भी थी, लेकिन वो कांग्रेस वहां पर फिर भी मुझे ये लगता है कि वो भाजपा की तुलना में ज्यादा मजबूती से वहां खड़ी है। ठीक है, तो ये दक्षिण छत्तीसगढ़ का रीजन जिसमें कुल 12 सीटें और 12 सीटों का जो अभी नंबर खुला है वो आप आंकड़ा देख रहे हैं यहाँ टेलीविजन स्क्रीन पर। मैं नेशनल एक्सपर्ट्स का रुख करूंगी लेकिन उससे पहले एक बार फिर से, क्योंकि अब पिटारा खुल चुका है, ये सुप्रीम एग्जिट पोल का आंकड़ा अब रुकेगा नहीं, एक के बाद एक आंकड़े आप तक पहुंचाते रहेंगे। सीधे आपको लेकर चलते हैं डेटा सेंटर शिरीन के पास जो तैयार हैं अगले रीजन के आंकड़े के साथ। शिरीन। बिल्कुल रोमाना, और अगले रीजन के आंकड़े भी अपने दर्शकों के सामने हम रखेंगे। ये अनुमान बताएंगे, ये एग्जिट पोल आंकड़े जो है वो बहुत इंटरेस्टिंग आंकड़े हैं। देखिए, एक रीजन की बात हमने छत्तीसगढ़ की कर ली, अब बात होगी यहाँ पर नॉर्थ रीजन की, जिसका जिक्र आप भी कर रही थी रोमाना। नॉर्थ रीजन के आंकड़े 14 सीटें हैं और 14 सीटों का लेखा जोखा आपके सामने रख देते हैं कि किसके खाते में कितना वोट शेयर सबसे पहले देख लेते हैं। 44% वोट शेयर बीजेपी को जाता दिख रहा है उत्तर छत्तीसगढ़ 14 सीटों में से, और 42% वोट शेयर कांग्रेस को जाता दिख रहा है और 14% वोट शेयर अन्य के खाते में जा सकता है। यह उत्तर छत्तीसगढ़ की बात है, उत्तर छत्तीसगढ़ जहां पर 14 सीटें हैं कुल मिलाकर, और इसके साथ ही यहां आप देखिए ये वोट शेयर
किस पार्टी को कितना वोट प्रतिशत मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। आप इन्हें जरा सीटों में कन्वर्ट करें तो देखिए मुकाबला कांटे का साफ दिख रहा है, क्योंकि 5 से 9 सीटें बीजेपी के खाते में जा सकती हैं और यही 5 से 9 सीटें कांग्रेस के भी खाते में जाती दिख रही हैं। और 0 से 1 का जो ये नंबर है, जो आंकड़ा है, वो अन्य को मिल सकता है। तो 14 सीटें उत्तर छत्तीसगढ़ की, और इन 14 सीटों का देखिए जो ये नतीजा एक तरीके से एग्जिट पोल में दिखाई दे रहा है, वो कांटे की टक्कर साफ दिखाई दे रहा है। नेट टू नेट फाइट आप इसे कह सकते हैं, क्योंकि 5 से 9 सीटें यहां पर बीजेपी को भी दिखाई दे रही हैं और 5 से 9 सीटें ही यहां पर जो है वो कांग्रेस को मिलती हुई दिखाई दे रही है। 0 से 1 का आंकड़ा अन्य के खाते में जा रहा है। तो उत्तर छत्तीसगढ़ के 14 सीटों की तस्वीर ये है। रोमाना, तो अभी इस तस्वीर को देखकर तो कुछ भी कहना बहुत मुश्किल, इसलिए क्योंकि यहां पर वोट प्रतिशत में आपने देखा किस तरीके से कांग्रेस के मुकाबले बाजी बीजेपी मारती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस जहां 42% वोट शेयर, वहीं नॉर्थ छत्तीसगढ़, उत्तर छत्तीसगढ़ में बीजेपी वोट शेयर के मामले में 44% वोट शेयर के साथ सबसे आगे बढ़त बनाते हुए नजर आ रही है। और सीटों के लिहाज से दोनों पार्टियां, कांग्रेस और बीजेपी, फिलहाल बिल्कुल बराबरी पर खड़ी हुई नजर आ रही हैं। 5 से 9 सीटें कांग्रेस को सकती है, 5 से 9 सीटें बीजेपी को मिल सकती है। मतलब क्या माना जाए आलोक शर्मा जी, जितनी आसान राह कांग्रेस पार्टी छत्तीसगढ़ में मान रही थी उतनी नहीं नजर आ रही? देखिए, मुझे लगता है कि अभी तक के 2 आंकड़े जो आए हैं एबीपी न्यूज़ के, उसमें क्लियर चीज़ हो गई है कि एंटी इनकम्बेंसी वहाँ पर नहीं है। जब एंटी इनकम्बेंसी होती है तो 5-6% का वोट डिफरेंस लाजमी हो जाता है, लेकिन जिस तरह से वोट परसेंटेज लगभग बराबर है दोनों का, तो कहीं ना कहीं वोट डिवीज़न कितना होगा ये अब समय बताएगा। 3 तारीख को जब ईवीएम की मशीन खुलेंगी। लेकिन मैं अपनी बात पर कायम हूं, 2/3 बहुमत के साथ हम सरकार बनाएंगे। बीजेपी बढ़त बनाते हुए नजर आ रही है वोट शेयर के मामले में, और ये वो रीजन है सर जहां पिछली बार 2018 में बीजेपी का सुपड़ा साफ हुआ था, खाता भी नहीं खुला था। 14 की 14 सीटें आप लोगों ने जीती थी। क्या ये चिंता का विषय नहीं है कांग्रेस के लिए? देखिए, मुझे लगता है कि अभी एग्जिट पोल हैं और एग्जिट पोल में भी अभी ±5% वोट का अगर परसेंटेज का अगर हम लेकर चलें, 14% जो अन्य को दिखा रहे हैं, मुझे इसके ऊपर पूरा डाउट है, ऐसा नहीं होगा। अच्छा, ठीक है। और मुझे लगता है के शर्मा साहब तो बहुत ही खुश होंगे इन आंकड़ों को देखकर। के शर्मा जी, साउथ के बाद नॉर्थ, उम्मीद बढ़ती हुई छत्तीसगढ़ में बीजेपी के लिए? नहीं खुश नहीं, मैंने तो बहुत पहले ही कहा, आलोक जी किसी ख्वाब में बैठे तो मैं क्या करूं उसके लिए। इन्होंने ये बता रहे डिफरेंस, अरे भाई ये 5 से 9 जो है ये एरर के साथ ही तो दिखा रहे हैं हम, 5% के। और मैं इसलिए इनको कह रहा हूं कि जहां हमारे पास 1 सीट थी, मैं कह रहा हूं कि चलो अभी ये कह रहे हैं कि दोनों के वोट परसेंटेज बराबर है, आप सीट भी बराबर कर लो, तो 26 में कितने हुए? 13 दूनी 26, तो 12 सीट की बढ़त है साहब हमारे पास। आप कहां लगे? मैं यही तो कह रहा हूं रोमाना जी, यदि सरकार के विरुद्ध यदि वहां पर नाराजगी नहीं होती तो ये इस तरह से हमें बढ़त नहीं मिल सकती है। ये कोई भी चीज समझा देगा। आप खुश हैं देखकर किस तरीके से एडवांटेज वोट शेयर के मामले में बीजेपी को यहां पर मिल रहा है, और कांग्रेस ये कह रही है कि साहब एग्जिट पोल में ये जो आंकड़ा परसेंटेज वाला अन्य के खाते में जाता हुआ नजर आ रहा है, ऐसा नहीं होगा। इस रूप में बीजेपी और कांग्रेस अभी तक के इस आंकड़े को इंटरप्रेट करती हुई नजर आ रही है। लेकिन ये नॉर्थ छत्तीसगढ़ वाला इलाका, उत्तर छत्तीसगढ़ 14 सीटें, और जैसा कि मैंने बताया 2018 में बीजेपी का खाता भी नहीं खुला था, 14 की 14 सीटें कांग्रेस ने जीती थी। सरगुजा के राजा टीएस सिंहदेव डिप्टी सीएम इसी इलाके से आते हैं, और बीजेपी ने यहां से सांसद रेणुका सिंह को भी चुनाव मैदान में उतारा है। ऐसे में इस इलाके की और क्या खासियत है जानने के लिए सीधे आपको लेकर चलते हैं। ज्ञानेंद्र तिवारी बारीकियां बताएंगे इस इलाके की। ज्ञानेंद्र। रोमाना, बहुत धीरे से आप आ जाती हैं मेरे पास, वैसे तो पूरे एनर्जी में रहती हैं आप। जैसे ही कहती हैं ज्ञानेंद्र बताएंगे तो आप बहुत स्लो हो जाती हैं भाई, उतने ही उत्साह के साथ आया कीजिए। पास कर देती हूं ना आपको। नहीं बिल्कुल नहीं। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि खासियत क्या है। खासियत छत्तीसगढ़ में इस इलाके की यही है कि यहां से अंतिम लास्ट में उप मुख्यमंत्री बनाया गया। वही उप मुख्यमंत्री अब कह रहे हैं नतीजों के पहले कि मुझे लगता है कि अगर मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया तो औचित्य नहीं है चुनाव लड़ने का। ये पूरे 5 साल चला है रोमाना इस इलाके में। और बृहस्पति सिंह वो विधायक हैं जो कहते हैं कि टीएस सिंहदेव, मतलब उनके ही सरकार में जो मंत्री हैं उनसे जान का खतरा है।
जीतने वाले कैंडिडेटों का टिकट काट दिया गया। रेणुका सिंह, जो आपने बताया बिल्कुल सही कि केंद्रीय मंत्री को उतार दिया गया चुनावी मैदान में, और यह कहा गया कि यह भी एक मुख्यमंत्री का चेहरा हो सकते हैं। तो उस पूरे इलाके में वो इलाका पूरा छोड़ दिया गया कि भाई टीएस सिंहदेव आप जानिए और आप अपने पसंद के उम्मीदवारों को वहां उतारिए। लेकिन यह सबसे महत्वपूर्ण और अंतिम बात रोमाना मैं ये कहूंगा कि टीएस सिंहदेव खुद ये कह चुके हैं कुछ मंचों पर और कुछ जगहों पर कि भाई इस बार तो चुनाव में बहुत टक्कर है। लोग तो ये भी कह रहे हैं कि मेरी सीट भी फंसी है। तो जब उस इलाके के कद्दावर नेता ये कहे रोमाना, तो आप समझिए कि ये जो आंकड़े हैं, ये आंकड़े हमारे इसलिए बहुत सटीक बैठेंगे। मैं दावे के साथ कह रहा हूं नतीजों के दिन कि सरगुजा में बहुत कांटे की टक्कर है। जहां 14 की 14 सीट कांग्रेस के खाते में गई थी, वहां मुकाबला बहुत रोचक है और इसलिए जो आंकड़े हैं ये बराबरी के दिखाई दे रहे हैं रोमाना। बिल्कुल, बस इंतजार कीजिए। अगला रीजन जो सबसे बड़ा रीजन है छत्तीसगढ़ का, जहां से 64 विधानसभा सीटें आती हैं और जिस रीजन के लिए कहा जाता है कि यही वो रीजन है जहां से तय होता है कि छत्तीसगढ़ की सत्ता में कौन आने वाला है, उसका आंकड़ा खुलने वाला है। और इस बीच जल्दी से एक क्विक रिएक्शन लेते हैं, जो नेशनल एक्सपर्ट्स हमारे साथ मौजूद हैं उन्हीं का रुख करते हैं। विजय जी, ये जो दोनों आपने रीजन दिखाए हैं, नॉर्थ और साउथ का, उससे साफ लग रहा है कि अब जो आप अगला रीजन भी दिखाएंगे, भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल नेक एंड नेक फाइट पर आ जाएगी। सवाल ये, यदि ये आप एग्जिट पोल के आइडिया भारतीय जनता पार्टी को के शर्मा साहब को पहले दिखा देते तो वो शायद ज़्यादा मेहनत कर लेते। पार्टी ने तो इस स्टेट को ही छोड़ दिया था। डॉक्टर रमन सिंह जो सबसे बड़ा चेहरा रहे हैं उनको साइडलाइन कर दिया था और पार्टी ने मोटे तौर पर, आज भले ही मना कर सकते हो शर्मा साहब, लेकिन उस स्टेट को छोड़ दिया था कि छत्तीसगढ़ उनके पास नहीं आने वाली है। लेकिन दो फैक्टर है, एंटी इनकम्बेंसी भी है और भारतीय जनता पार्टी ज़्यादा मजबूती के साथ आ रही है। लेकिन एक चीज़ मैं कहना चाहता हूँ एग्जिट पोल में, कि एग्जिट पोल जो आपके हैं वो नतीजे बता सकते हैं, लेकिन ये नहीं बता सकते कि सरकार कौन बनाएगा। ठीक है, देखिए हुआ खेल, क्या वापस आएंगे बघेल? अब ये सबसे बड़ा सवाल यहाँ से और बड़ा होता हुआ इस रूप में नजर आ रहा है कि ये जो नीचे आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ के दो रीजन, उत्तर रीजन और दक्षिण रीजन, वहां के तो आंकड़े आपके सामने आ रहे हैं। साथ ही वो मध्य रीजन जो सबसे बड़ा रीजन है और वही रीजन तय करता है कि छत्तीसगढ़ की सत्ता में कौन पहुंच रहा है, वहां पर अभी आप देख रहे हैं 0-0-0-0। मतलब सारा का सारा सस्पेंस जो है वो इन्हीं आंकड़ों से साफ होने वाला है। लेकिन उससे पहले धड़कनें बढ़ गई हैं। अभय जी, देखिए मैं थोड़ा जिज्ञासु हो गया हूँ, धड़कनें तो मेरी नहीं बढ़ी हैं, क्योंकि जो आपने आंकड़े दिखाए हैं उससे एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही। ज्ञानेंद्र जी और दूसरे अपने साथी मेरी जिज्ञासा शांत कर सकते हैं जी, कि वहां पर पहला जो आपने क्षेत्र दिखाया उसमें दोनों के वोट बराबर है, लेकिन सीटें कांग्रेस को ज्यादा दी गई। ये किस आधार पे हुआ है, इसका जिन्होंने एग्जिट पोल किया है उन्हें थोड़ा बहुत हम लोगों की जिज्ञासा शांत करनी चाहिए। ठीक है, या जो ज्यादा गहराई में उतरे हुए हैं वो उन्हें करनी चाहिए। दूसरे में भाजपा को ज्यादा वोट हैं, लेकिन सीटें दोनों को बराबर मिल रही हैं। तो इस लिहाज से ये चीज जो है वो पहली नजर में समझ में नहीं आती। ठीक है, और अभी पत्ते खोलने के लिए आप आगे कुछ अंदाजा लगाने के लिए तैयार नहीं है अभी ये दो रीजन्स को देखकर, है ना? नहीं, ये दो रीजन को देख के कैसे अंदाजा लगाया सकते? ठीक है, रामकृपाल जी। रोमाना जी, दोनों को मैंने देखा। हाँ जी, मेरा सवाल वही है सर, नहीं खेल हो गया या बघेल आ रहे हैं? नहीं, मैं एक बात कह रहा हूँ। हाँ। जैसा विजय जी कह रहे थे कि जो स्टेट बिल्कुल बीजेपी छोड़ चुकी थी, जहां ये माना जा रहा था, वहां के जो दो अभी नतीजे 26 सीटें आपने दिखाई हैं और 26 इन सीटों में अगर हम मान लें जो ऐसा आप दिखा रही हैं, ओवरऑल वोट परसेंटेज बीजेपी का ज्यादा है, क्योंकि पहले फेज में 43 है और दूसरे में 42 और 44 का है। तो वोट परसेंट जो पार्टी ज्यादा पा रही है, सीटों में जो पार्टी पिछली बार सिर्फ 26 में एक सीट थी, वो पार्टी अगर बराबरी से भी थोड़ा ऊपर है, अगर जो परसेंटेज आप दिखा रहे हैं, तो मुझे तो ये लग रहा है कि आगे क्या होगा मैं नहीं जानता हूँ। 26 सीटें की जिसकी बात हो रही है, निश्चित तौर पर यह अपने आप में सरप्राइज है कि जिसको ओपिनियन पोल से लेकर के आज तक सब मान रहे थे कि छत्तीसगढ़ तो कांग्रेस का 100% है, अगर वहां से ये नतीजे आ रहे हैं और ये अगर एग्जैक्ट पोल के थोड़े से भी करीब हुए, तो ये बीजेपी के लिए बहुत बड़ी सफलता की बात है। बिल्कुल। और आलोक जी, कांग्रेस के लिए सबसे बड़ा शॉक ऐसा तो नहीं कहीं छत्तीसगढ़ से ही लगने वाला है? नहीं, ऐसा नहीं है रोमाना जी, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। मैं ग्राउंड पर भी रहा हूं, अभी तमाम आकलन है और वोट डिवीजन का केवल फायदा बीजेपी को
हो सकता है आपके इन तमाम आंकड़ों में नजर आ रहा सर हो। ये दो रीजन हम है, दो देखिए तिहाई दक्षिण बहुमत के रीजन साथ पारंपरिक सरकार तौर पर बनाएंगे, मेरा कांग्रेस पूरा दावा का है। एक मजबूत गढ़ रहा है और वहां पर भी बीजेपी पूरा जबरदस्त तरीके से काउंटर करती हुई कांग्रेस को नजर आ रही है इस आंकड़े के मुताबिक। और इसी तरीके से जो नॉर्थ रीजन है, अंबिकापुर वाला रीजन, टीएस सिंहदेव की पकड़ वाला रीजन, और वहां पर तो वोट शेयर में बीजेपी और बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। सर आलोक जी देखिए, लेकिन अन्य का जो 14% का वोट बैंक है, मुझे अन्य का जो 14% का वोट बैंक है वो कहीं पर भी नजर नहीं आता है कि 14% अन्य को वोट चला जाएगा। ना सपा है ना बसपा है, कोई भी इस तरह की पार्टी नहीं है कि जो पूरे तमाम सीटों के ऊपर अपना प्रभाव रख के और 14% वोट तक लेकर चली जाए। तो मुझे कहीं ना कहीं उसी के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगता है कि जो आंकड़े हैं वो पूरी तरह से वहीं पर एक जगह टिके हुए हैं और हमारी 2/3 की बहुमत की सरकार बनेगी। आप देख लीजिएगा। ठीक है, शर्मा जी अपनी जवाब दे दें, उसके बाद अभय जी आ रही हूं आपके पास। शर्मा जी आइए। नहीं, देखिए आलोक जी इस बात को नहीं मानेंगे, लेकिन मैं आपको वहाँ की स्थिति सच्चाई बताता हूँ। बिल्कुल सही ज्ञानेंद्र जी ने कहा कि बस्तर के अंदर जिस ढंग से धर्मांतरण का इशू था और जिस ढंग से आदिवासियों के साथ जो अत्याचार हो रहा था, केवल जो टीवी में भूपेश बघेल का जो विज्ञापन था, विज्ञापन से जमीन नहीं, जनता प्रभावित नहीं होती है रोमाना जी। आप लाखों करोड़ों रुपया फूंक दीजिए विज्ञापन में, जमीन में क्या है? जमीन में तो आप गोधन के मामले पे जो भ्रष्टाचार कर रहे थे, जो आपने महादेव ऐप का भ्रष्टाचार किया, नकली शराब लोगों को पिलाया, ये सब वहां की जनता देख रही थी और उनको पता था। मैं इसी बात को शुरू से कह रहा हूं कि एक अंडर करंट वहां पर था, इतनी सरकार के लिए हिंदुत्व मैं कहता हूं सरकार के विरुद्ध इतनी भयंकर नाराजगी जमीन पे थे जिसको पकड़ के टीवी स्टूडियो में बैठ के राजनीतिक पंडित नहीं समझ सकते, जो जमीन पे होंगे वही समझ सकते थे कि जो जाकर वहां देखे हो। और मैं अब तो स्वयं वहां का प्रवास कर चुका हूं, मैं बता सकता था कि जमीन में किस तरह का वहां पर नाराजगी थी। त्रिवेदी जी जरूर कह रहे थे कि हमने दोबारा से जरा ज्ञानेंद्र के पास चलते हैं ना। आप लोगों ने जिक्र भी किया है ज्ञानेंद्र का, और ज्ञानेंद्र जो है वो लगातार छत्तीसगढ़ की सियासत को सबसे करीब से देखते और समझते आए हैं। ज्ञानेंद्र। रोमाना, बस मैं एक बात करेक्ट करना चाह रहा था कि राम कृपाल जी और विजय जी जो कह रहे हैं कि बीजेपी ने ये मान लिया था कि छत्तीसगढ़ हमारे हाथ से निकल चुका है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बीजेपी ने जिस तरह से चुनाव लड़ने की तैयारी की है और माइक्रो मैनेजमेंट में बीजेपी ने काम किया है। अब ये बताइए, अगर सरकार 1.5 साल के दौरान ही 3 बड़े छापे पड़ जाएं, मुख्यमंत्री के सारे रणनीतिकार जेल में चले जाएं, ये तैयारी ही है चुनाव का, इससे इंकार नहीं किया जा सकता। तो इसलिए ये तो बिल्कुल नहीं कहा जा सकता। कांग्रेस की ओर से जो संगठन का काम कर रहे हो और संगठन का काम करने वाले लोग संगठन में गायब हैं, चुनाव कौन लड़वा रहा है? केवल मोदी ब्रांड के सामने एक ही ब्रांड था, वो भूपेश बघेल काका का ब्रांड था। काका कितना लड़ेंगे? टीएस सिंहदेव को ऐसा फंसा दिया गया कि वो अपने इलाके से दूसरे इलाके में प्रचार करने नहीं गए। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी के वाले कौन से स्टार प्रचारक थे? कितने बार कमलनाथ, दिग्विजय सिंह, सचिन पायलट चले गए छत्तीसगढ़। तो बीजेपी के मोदी हो, चाहे शाह हो, चाहे जेपी नड्डा हो, तमाम बड़े नेता वहां पहुंचते रहे। 200 विधायकों की ड्यूटी लगाई गई। सवाल तो बीजेपी ने छोड़ा नहीं था। बीजेपी का पूरा केंद्रीय अमला और वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस की तरफ से बघेल मॉडल, क्या पूरा का पूरा भार जो बघेल के कंधों पर आया उसी की वजह से ये मामला सिरे चढ़ता हुआ कांग्रेस के लिए नजर नहीं आ रहा है? अभी कुछ भी कहना मुश्किल है, क्योंकि जो मध्य रीजन है, सबसे बड़ा रीजन, 64 सीटों वाला, वहां का नंबर आपके सामने हम रखेंगे। लेकिन उससे पहले जल्दी से अभय जी को जोड़ना चाह रहे हैं और फिर शुक्ला जी आपके पास। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस के मुकाबले वोट ज्यादा मिल रहे हैं, ठीक है, लेकिन सीटों का कन्वर्जन कांग्रेस का ज्यादा है। ये आपके एग्जिट पोल से निकल के आ रहा है और ये एक महत्वपूर्ण तथ्य है जो आगे आप आंकड़े दिखाएंगी, उसमें मैं देखना चाहता हूं ये झलकता है या नहीं झलकता है। ठीक है, अभी इन 2 रीजन्स में ये नजर आ रहा है। शुक्ला जी वैसा ही चलेगा। ठीक है, शुक्ला जी। देखिए, विज्ञानन बहुत सही बात बोले कि चुनाव का सारा भार जो है भूपेश बघेल अपने कंधे पे लेके चले। यदि यही भार वो बांट देते और टी सिंहदेव को भी साझे में ले लेते, तो मुझे लगता है जो तस्वीर सामने आ रही है आपके उत्तर बस्तर की, उस तस्वीर में बदलाव होता। क्योंकि पिछली बार टी सिंहदेव वहां बहुत चुस्त थे और उस चुस्ती के कारण ही पूरी सीटों पे उन्होंने कांग्रेस को जितवाया और भारतीय जनता पार्टी
बड़ी मेहनत करने के बाद भी वहाँ जीत हासिल नहीं कर पाई। लेकिन इस बार वो सुस्त थे और सुस्ती का कारण था कि सरगुजा के लोग भी चाह रहे थे कि टी सिंहदेव उनके यहाँ का मुख्यमंत्री बने। और मुझे लगता है ज्ञानेंद्र ज़्यादा अच्छे से बताएंगे कि जब मुख्यमंत्री 18 चुनाव के बाद एक फार्मूला तय हुआ था 2.5 साल का, लेकिन 2.5 साल का दिन नज़दीक आते आते भूपेश बघेल जी ने जो पासा चला उसके चलते वो फार्मूला से बाहर होना पड़ा केंद्रीय नेतृत्व को, और टी सिंहदेव उसी से नाराज हुए और वो नाराजगी आज तक दूर नहीं हुई है जो इस तस्वीर में दिखाई दे रही है। बिल्कुल, और जो नाराजगी कांग्रेस पार्टी को आलोक जी उत्तर छत्तीसगढ़ में खास तौर से भारी पड़ती हुई नजर आ रही है। आलोक जी देखिए, मुझे लगता है ईडी, सीबीआई, महादेव ऐप तमाम तरह के भ्रम फैलाने के बाद भी बीजेपी वहां पर बुरी तरह हारेगी, क्योंकि जनता ने बहुत चिंतन और मनन के साथ वोट डाला है। मैं ग्राउंड रियलिटीज़ बता रहा हूँ, 2/3 बहुमत के बाद ही हम पूरी सरकार बनाएंगे। और आप जिस तरह से कह रहे हैं कि साहब वहाँ पर ऐसा था, वहाँ पर ऐसा था, ये तो ना तो अपना मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट कर पाए। रमन सिंह जी कहाँ थे पिछले 5 साल तक? कोई एक विपक्ष की स्टेटमेंट बता दीजिए। बस्तर में और तमाम जो नक्सलाइट एरिया था उसमें नक्सलिज्म कितना कम हुआ, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहेगा। आज तक अभी तक ना मोदी जी ना उनके तमाम सिपले सलाहकार एक बात नहीं बोलते कि उन्होंने छत्तीसगढ़ के लिए क्या किया। किसान ने भरपूर वोट दिया है। ठीक है सर, 2 रुपए किलो गोबर खरीद के सर दावों के दंगल पर विराम लगाते हैं और छत्तीसगढ़ को लेकर सस्पेंस खत्म करते हैं, क्योंकि अब वक्त हो गया है सुप्रीम एग्जिट पोल के छत्तीसगढ़ को लेकर सबसे बड़ा रीजन, मध्य छत्तीसगढ़ का रीजन, 64 विधानसभा सीटों वाला रीजन, उसका सबसे बड़ा आंकड़ा जानने का। सीधे डेटा सेंटर आपको लेकर चलेंगे शीरीन के पास। बिल्कुल रोमाना, आपने सही कहा, ये सबसे बड़ा रीजन है छत्तीसगढ़ का, क्योंकि सवाल यहाँ पर 64 सीटों का है। 64 विधानसभा की सीटें आती हैं और सेंट्रल रीजन, मध्य रीजन है छत्तीसगढ़ का। तो जल्दी से आंकड़े भी अब रख देते हैं। 64 सीटों का आंकड़ा क्या है, किस पार्टी के खाते में कितना वोट परसेंट जाता है, ये आप देखिए। आंकड़े 64 सीटों के 40% वोट शेयर बीजेपी को जाता दिख रहा है, 44% कांग्रेस के खाते में और 16% वोट शेयर अन्य के खाते में जा सकता है। सेंट्रल रीजन 64 सीटें और 64 सीटों की वोट परसेंटेज के हिसाब से, वोट शेयर के हिसाब से ये तस्वीर हमने अपने दर्शकों के सामने रखी है। अब जरा देखिए कि ये सीटों में किस तरीके से कन्वर्ट हो सकता है, तो वो आंकड़ा भी सामने। और 28 से 32 सीटें यहाँ पर बीजेपी को मिल सकती हैं, 31 से 35 सीटें कांग्रेस के खाते में जा सकती हैं और अन्य के खाते में 0 से 2, यानी कि 2 सीटें, 0 से लेकर 2 सीटें जो हैं वो अन्य के खाते में जा सकती है। लेकिन बढ़त इस रीजन में कौन बना रहा है, वो कांग्रेस बनाती हुई दिख रही है। 31 से 35 सीटें छत्तीसगढ़ के सेंट्रल रीजन में 64 सीटों में से मिल सकती हैं। लेकिन अब बारी है फाइनल आंकड़ा की, यानी कि वो फाइनल आंकड़ा क्या है छत्तीसगढ़ का। 90 सीटों में से वोट परसेंटेज देखिए आप, वोट शेयर 41% वोट शेयर बीजेपी को मिल सकता है, 43% वोट शेयर कांग्रेस को और 16% अन्य के खाते में जा सकता है। तो 90 सीटों में से 43% सबसे ज्यादा वोट शेयर कांग्रेस को जाता हुआ दिख रहा है। अब बात सीटों की कर लें तो यहाँ पर 36 से 48 सीटें बीजेपी को मिल सकती हैं, 41 से 53 सीटें कांग्रेस को और 0 से 4 सीटें अन्य के खाते में जा सकती हैं। तो 90 सीटों की पूरी पिक्चर अब छत्तीसगढ़ की जो है वो दर्शकों के सामने, ये फाइनल आंकड़ा हमने रख दिया है रोमाना। 36 से 48 सीटें बीजेपी, लेकिन बढ़त बनाते हुए 41 से 53 सीटें कांग्रेस के खाते में जाती हुई दिख रही है। और अब रुक कर लेते हैं मेरे सहयोगी अखिलेश का। शुक्रिया शीरीन। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर दर्शकों को हम बता दें, कांग्रेस साफ तौर पर बढ़त लेती हुई नजर आ रही है। हालांकि बीजेपी भी बहुत पीछे है नहीं, छत्तीसगढ़ में कांटे की टक्कर साफ साफ नजर आ रही है। कांग्रेस को यहां पर बढ़त। आलोक शर्मा जी खुश होंगे बहुत अभी आप। बिल्कुल, मैं समझता हूं कि अगर सी वोटर हमें बढ़त दिखा रहा है और 16%, 15% का अभी भी अन्य को दिखा रहा है, हम 2/3 बहुमत के साथ सरकार बना रहे हैं, इसमें कहीं कोई संशय नहीं है। आप 3 तारीख तक का इंतजार कीजिए। हम छत्तीसगढ़ की जनता का धन्यवाद करते हैं, कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। अच्छा, एक बात मैं आपको यहां पर बता दूं आलोक जी, ये जो वोट प्रतिशत के लिहाज से अगर इस सर्वे को हम देखें तो आपका वोट प्रतिशत लगभग वही नजर आ रहा है पिछली बार की तरह, 43% पर आप लोग टिके हुए हैं। लेकिन बीजेपी ने यहां पर बढ़त बनाई, 33% पिछली बार उन्हें वोट मिला था और इस बार 41% के आसपास इस सर्वे के मुताबिक वो नजर आ रहे हैं। देखिए, 4% का अगर मध्य रीजन में वोट गैप अभी भी है 40 और 44 का। अखिलेश जी, हम और आप भी बहुत दिन से चर्चा कर रहे हैं,
4% के वोट गैप के बाद क्लीन स्वीप हो जाता है। 4% का वोट गैप कम नहीं होता है। तो मुझे लगता है कि 2/3 बहुमत के साथ सरकार बनेगी, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। और सी वोटर के और तमाम उसमें एरर्स भी पाए गए हैं। मुझे याद है 2019 में हरियाणा में इसी सी वोटर ने एबीपी न्यूज़ पर 90 में से 83 सीटें 83 सीट्स जो हैं वो बीजेपी को दी थी, आई थी 40। इसी तरह का कुछ यहाँ भी होगा, आप देखिएगा। 2/3 बहुमत के साथ के शर्मा जी आप सुन रहे हैं, 2/3 बहुमत की आस अभी भी कांग्रेस को है। आलोक शर्मा जी को आपने सुना? नहीं, वो आसाम में तो पूरी जिंदगी रहे हैं, अभी पिछले कई सालों से तो आसाम पे जी रहे हैं ना। लेकिन हो क्या रहा है, जमीनी हकीकत अलग है। जमीनी हकीकत में मैंने पहले ही कहा अखिलेश जी कि यदि वहाँ पर ये ट्रेंड है कि भारतीय जनता पार्टी अपनी 3 गुना बढ़त कर रही है पिछले से बार से, तो ये बढ़त ऐसी नहीं है कि ये जाकर यदि दुर्ग में यदि सरगुजा में कोई एंटी इनकम्बेंसी है तो बस्तर में नहीं होगा, बस्तर में है तो दुर्ग में नहीं होगा, दुर्ग में है तो बिलासपुर में नहीं होगा। एंटी इनकम्बेंसी जब फैक्टर क्रिएट होता है तो वो पूरे प्रदेश में होता है। इसीलिए मैं कहा कि ये जो आप बढ़त देख रहे हैं, ये बढ़त कहां तक जाके रुकेगी इसकी अभी कोई सीमा तय नहीं कर सकता। दिशा हमें जरूर ये दिखाता है। ठीक है, समझ गया आपकी बात। मतलब ये बढ़त कहां तक चली जाएगी आप ये नहीं तय कर पा रहे हैं। आलोक शर्मा जी 2/3 बहुमत की अभी भी आस लगाए बैठे हैं, लेकिन फिलहाल इस सर्वे पर मैं बात कर रहा हूं। नहीं, सुनिए जल्दी से शर्मा जी, के शर्मा जी। अखिलेश जी सुनिए, आप ही दिखा रहे हैं कि हम 15 सीटों से 48 सीटों तक जा रहे हैं, तो 45 का ही तो ऊपर वाला नंबर चूज कर लिया। 36 भी है वैसे, यही ट्रेंड क्रिएट हो रहा है। 36 से 48 है, 36 से 48। खैर, इस पर आगे हम बात करेंगे। एक मिनट, मेरे साथ और भी मेहमान हैं, जरा उन्हें भी चर्चा में शामिल कर लूंगा। दिवान भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। 1 मिनट, के शर्मा जी जरा सुन तो लीजिए। जल्दी, अच्छा जल्दी से, जल्दी 20 सेकंड में। 1 मिनट सुनिए, 1 मिनट सुन लीजिए, केवल 1 मिनट सुनिए। आप मुझे 35 से वहां तक दिखा रहे हैं ना, लेकिन मैं तो अपनी बढ़त 15 से देखूंगा ना। नहीं ठीक जो है, मैं पिछली बार 15 सीटें हमारे पास थी, 15 से आप हमें 48 पहुंचा रहे हो। ठीक है, तो आप किस बात की अच्छी बात है। आशावादी हर किसी को होना चाहिए, नतीजे जल्दी ही आ जाएंगे। फिलहाल तो ये सर्वे है, इसी पर हम बात कर रहे हैं। और दिबांग, आपने अभी भूपेश बघेल जी का लेटेस्ट इंटरव्यू किया है हाल ही में, क्या उनसे बातचीत जो हुई उसके आधार पर आपको लग रहा है ये सर्वे उसी तरफ इशारा कर रहा है? उसी तरफ इशारा कर रहा है। मुझे लग रहा है कि आंकड़ा और सुधरेगा। बीजेपी कांग्रेस का, माफ कीजिएगा, बीजेपी प्रवक्ता इतने जोर से बोल रहे हैं कि मतलब कम से कम मेरे पर तो असर होता दिख रहा है उसका। दूसरी बात मैं ये कह रहा हूँ कि एक जो चिंता थी कांग्रेस में बहुत, जो दक्षिण की, कि वहाँ बहुत सारे नेता ऐसे थे जो कई बार चुनाव जीते हुए थे, जो ट्राइबल एरिया है बस्तर का, वो यहाँ पर साफ दिखाई दे रहा है। तो यानी वो जिस तरह से पढ़ रहे हैं मुख्यमंत्री जी इस चुनाव को, नतीजे को जिस तरह से उन्होंने बताया था, कुल वैसा ही है। उनका आंकड़ा 60 का है, 60 सीटें आनी चाहिए। दिवांग, मैं आपको रोक रहा हूँ। ओपी चौधरी मेरे साथ जुड़ गए हैं, भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता हैं, प्रदेश महासचिव हैं, और अंदर खाने जो तमाम खबरें चलती हैं उसके आधार पर यह भी कहा जा रहा है कि अगर सरकार बनने की सूरत हुई तो ये सीएम भी बन सकते हैं। बहुत बहुत स्वागत है ओपी चौधरी साहब एबीपी न्यूज में आपका। और इस सर्वे के मुताबिक आप लोगों के लिए अच्छी बात तो यह है कि आप बढ़त बना रहे हैं पिछले नतीजों की से तुलनात्मक अध्ययन अगर हम करें तो, लेकिन कांग्रेस अभी भी आपसे आगे है। जी, सबसे पहले तो मैं इस बात का खंडन करना चाहूंगा। भारतीय जनता पार्टी में कोई पद की कोई बात नहीं होती है, सबको अपनी अपनी जिम्मेदारियों का वहन करना होता है, और सब भारतीय जनता पार्टी के सक्षम कार्यकर्ता हैं। और जो आप ट्रेंड दिखा रहे हैं उसके लिए मैं छत्तीसगढ़ की जनता जनार्दन को धन्यवाद देना चाहूंगा। आप जो ट्रेंड दिखा रहे हैं वो केवल एक ट्रेंड है जो राइजिंग ट्रेंड है बीजेपी के लिए, और ये मैं निश्चित रूप से मानता हूं कि आराम से स्पष्ट बहुमत के आंकड़े को पार करते हुए ही रुकेगी। इस बात से मुझे कोई संदेह नहीं है, क्योंकि जब ट्रेंड होता है, आप भी मानते हैं कि जब एक ट्रेंड एक डायरेक्शन में होता है तो एक लंबे दूर तक जाती है। और भारत में लगातार आप देखते हैं कि अभी पिछले 10-20 सालों से डिसाइसिव वोटिंग का पैटर्न भारतीय मतदाता के मन में रहता है। तो निश्चित रूप से ये जो पॉजिटिव राइजिंग ट्रेंड बीजेपी के पक्ष में है वो स्पष्ट जनादेश की ओर भारतीय जनता पार्टी को लेकर जाएगा, और भारतीय जनता पार्टी की छत्तीसगढ़ में सरकार बनने जा रही है। नहीं, देखिए, वोट परसेंटेज के लिहाज से तो बहुत बड़ा जंप आपके लिए है। यहाँ पर जो ये सर्वे है उसके आधार पर मैं बात कर रहा हूँ। पिछली बार जब 15 सीटें आप लोग को मिली थी, 33% वोट मिला था। इस बार 41% तक आप लोग पहुंच गए हैं, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि आंकड़ा और बढ़ेगा। कहां तक जाएगा, आपकी क्या उम्मीद है? कहां तक जाएगा, आपकी क्या?
मैं मानता हूं कि स्पष्ट बहुमत की, सुस्पष्ट बहुमत की सरकार भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ की जनता जनार्दन बनाने जा रही है और इसमें कोई संदेह नहीं है। ये आंकड़ा निश्चित रूप से स्पष्ट जनादेश के रूप में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आएगा। राइजिंग पॉजिटिव ट्रेंड भारतीय जनता पार्टी के लिए है, इसमें किसी भी सर्वे में, किसी भी एग्जिट पोल में कोई इनकार नहीं है। और निश्चित रूप से आप ठीक है, थोड़ा कम आपके आंकड़े दिखा रहे हैं, बट 36 से 48 आप आंकड़े बोल रहे हैं या कांग्रेस के लिए 41 से बोल रहे हैं, बट 15 से जो जर्नी स्टार्ट की है, मैं स्पष्ट रूप से मानता हूं ये राइजिंग पॉजिटिव ट्रेंड, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं। अच्छा सर, एक बात और बताइए, पार्टी को स्पष्ट जनादेश की ओर लेकर जाए। ठीक है, एक बात और बताइए, अगर आपको मौका मिला, बीजेपी की अगर सरकार बनने की स्थिति बनती है छत्तीसगढ़ में, 3 तारीख को पता चल जाएगा, वैसी स्थिति में क्या एक मुख्यमंत्री के तौर पर आप जनता की सेवा करना चाहेंगे अगर आपको मौका मिला? कृपया अगर, मगर, इफ, बट ये सारे टर्मिनोलॉजी आप मीडिया के साथियों के लिए हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी के में ये कल्चर नहीं है और इसमें तो कोई पद नाम की चीज नहीं होती है, दायित्व होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। और बहुत सीनियर नेता हमारे भारतीय जनता पार्टी में हैं। डॉक्टर रमन सिंह जी चुनाव लड़े हैं, अभी भारतीय जनता पार्टी की ओर से विधानसभा चुनाव लड़े हैं। हमारे प्रदेश के अध्यक्ष अरुण साव जी हैं, बृजमोहन अग्रवाल जी हैं, अजय चंद्राकर जी हैं। नहीं, अगर आपको दायित्व मिल गया तो अगर मगर मैं ही पूछ लेता हूं सर, क्योंकि अभी नतीजा तो आया नहीं है, सर्वे के आधार पर सवाल है, तो अगर आपको मौका मिला तो दायित्व का निर्वहन करना चाहिएगा कि नहीं? भारतीय जनता पार्टी को अगर अवसर मिलता है तो हमारे बहुत बड़े बड़े दिग्गज नेता हैं, रमन सिंह जी, अरुण साव जी, बृजमोहन अग्रवाल जी, अजय चंद्राकर जी जैसे बड़े बड़े नाम हैं। अभी तो मैं बहुत ही जूनियर कार्यकर्ता हूं, तो मुझे नहीं लगता कि इसमें मेरा कोई मतलब इस तरह की स्थिति बनेगी। और भारतीय जनता पार्टी के लिए कार्यकर्ता के रूप में मैं लगातार काम करता हूँ। ठीक है, अच्छा, मेरे सहयोगी ज्ञानेंद्र भी हमारे साथ मौजूद हैं, आपसे एक सवाल पूछना चाह रहे हैं। ज्ञानेंद्र। ओपी चौधरी जी, ठीक है, आप ये कह रहे हैं आप नेता अफसर से बने हैं, ठीक है, आपकी बात हम लोग सब स्वीकार कर रहे हैं कि आपके पार्टी का एक संस्कार है, लेकिन आप किस आधार पर ये कह रहे हैं कि 14 सीट वाली पार्टी बहुमत का आंकड़ा पार करेगी? क्योंकि यहीं पर इस पैनल में जो बुद्धिजीवी बैठे हैं वो ये कह रहे हैं कि बीजेपी ने ये मान लिया था कि छत्तीसगढ़ तो हमारे हाथ से निकल गया है। तो ऐसे कौन से आधार हैं जिसके आधार पर आप कह रहे हैं, मजबूत आधार, कि नहीं हम 14 से 46 तक पहुंच जाएंगे? ये 2-3 कारण बता दीजिए। भारतीय जनता पार्टी कभी भी, ज्ञानेंद्र जी आप भी जानते हैं भारतीय जनता पार्टी के चरित्र को, वो लास्ट मोमेंट तक कभी हार मानने वाली पार्टी नहीं है। वो क्रिकेट की भाषा में कहें तो आखिरी गेंद तक अपना 100% देते हुए बैटिंग करने पे बिलीव करती है। पहली चीज, हर चुनाव को भारतीय जनता पार्टी बड़ी शिद्दत के साथ लड़ती है। ठीक है, हम बार बार बोल रहे हैं कि 14 सीट पर भारतीय जनता पार्टी थी, 15 सीट पर भारतीय जनता पार्टी थी, लेकिन इससे पहले समझने की बात है कि इसी छत्तीसगढ़ में 3 बार हैट्रिक सरकार भारतीय जनता पार्टी ने ही बनाई है। इसी छत्तीसगढ़ में 3 बार लगातार जनादेश भारतीय जनता पार्टी को मिला है। तो कोई गौन केस था, हम हार मान लिए थे, ऐसा कोई विषय ही नहीं है। जो छत्तीसगढ़ जनता में को जिस तरह से माफिया राज का सामना करना पड़ा पिछले 5 सालों में, जिस तरह से मोदी जी की गरीब निवारण की योजनाओं को रोका गया, कांग्रेस के द्वारा 16 लाख आवास को रोका गया हो, अब ये सब बातें तो हो गई, चावल को रोका गया हो, इस तरह के जो लोगों के अधिकार थे। ठीक है सर, अब नतीजों का इंतजार है, हमें भी उसी का इंतजार है, आपको भी जाहिर तौर पर इंतजार होगा। मैं दोबारा आपके पास लौटूंगा और अपने दर्शकों को बता दें कि निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की स्पष्ट जनादेश की सरकार बनेगी, कहीं कोई संदेह नहीं। चलिए, हमारे साथ कुछ और भी राजनीतिक मेहमान जुड़ रहे हैं, उनका भी मैं रुख करना चाहूंगा। जफर इस्लाम साहब है भारतीय जनता पार्टी से, चरण सिंह साफरा कांग्रेस के नेता हमारे साथ मौजूद हैं, उनका भी मैं रुख करूंगा, उनसे भी बातचीत होगी। बहुत बहुत आपका भी स्वागत। लेकिन छत्तीसगढ़ को लेकर एक चीज आप समझिए, खेल अभी बाकी है। ऐसा मत समझिए कि सब कुछ साफ साफ नजर आ रहा है। ये खेल है क्या, आपको बताएंगी मेरी सहयोगी रोमाना। देखिए, छत्तीसगढ़ को लेकर अभी आंकड़ा आप देख रहे हैं, लेकिन ये सुप्रीम एग्जिट पोल का आंकड़ा, ये मत समझिए कि यहां पर आकर विराम लग गया है, क्योंकि पिक्चर अभी बाकी है। और ये सियासी खेल कैसे हो सकता है, यही बताने के लिए कुछ इंटरेस्टिंग डिटेल्स मैंने आपके लिए खासतौर से इस सुप्रीम एग्जिट पोल के आंकड़ों से निकाली है। और वो डिटेल्स क्या है? दरअसल छत्तीसगढ़ के एग्जिट पोल में अभी आप देख रहे हैं कि मामूली बढ़त के साथ एडवांटेज कांग्रेस है, लेकिन छत्तीसगढ़ की कुल 90 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें 28 सीटें ऐसी हैं जहां पर टक्कर कांटे की है। और यही 28 सीटें छत्तीसगढ़ की सियासत को
बदलने का रुख रखती हैं, मादा रखती हैं, जिनमें अभी बीजेपी के खाते में 12, कांग्रेस के खाते में 15, एक अन्य के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। तो ये 90 सीटों में से 28 सीटों का पूरा लेखा जोखा आपके सामने। तो ये जो टक्कर वाली 28 सीटें हैं, अगर ये कांग्रेस के खिलाफ जाती हैं, मतलब एंटी इनकम्बेंसी हावी हो जाती है, फिर क्या होगा? फिर तो देखिए कैसे बीजेपी की बल्ले बल्ले हो जाएगी। 54 से लेकर 60 सीटें तक बीजेपी हासिल कर सकती है और कांग्रेस का आंकड़ा 29 से लेकर 35 सीटों तक सिमट सकता है, अन्य के खाते में 0 से 3 सीटें जाती हुई। तो यहां पर अगर एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर हावी होता है और 28 सीटें जहां पर मामला फंसा हुआ है, वो फंसता है, वो कांग्रेस के अगेंस्ट जाती है, तो फिर बीजेपी की बल्ले बल्ले। लेकिन अगर यही 28 सीटें जहां कांटे की टक्कर है, वो चली जाती है कांग्रेस के पाले में, कांग्रेस के पक्ष में, फिर देखिए कैसे कांग्रेस की राह आसान होती है। और अभी जो कांग्रेस के मेहमान हमें कह रहे थे ना 60 +-2, तो वो आंकड़ा तक कांग्रेस हासिल कर सकती है। 56 से 62 सीटें कांग्रेस अपने दम पर हासिल कर लेगी और बीजेपी 27 से 33 सीटों पर सिमट जाएगी। इसीलिए हम कह रहे हैं कि मामला बहुत करीबी है, मामला बहुत नजदीकी है, मामला बेहद आर पार की टक्कर का है, जो साफ हो रहा है इन आंकड़ों से। खासतौर से छत्तीसगढ़ विधानसभा 90 सीटें और 90 सीटों में नजर जरूर बनाकर रखिएगा इन 28 सीटों पर, जो छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के नतीजों को किसी भी तरफ लहर के तौर पर बना सकते हैं। अखिलेश जी बिल्कुल, बड़ा पेच है ये, ऐसे में ये जानना बड़ा जरूरी हो जाता है ये सीटें कौन सी हैं। ज्ञानेंद्र भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, छत्तीसगढ़ की राजनीति को बखूबी आप ज्ञानेंद्र समझते हैं, लंबे वक्त से वहां की पॉलिटिकल खबरें आप कवर कर रहे हैं। ये कौन सी सीटें हैं जहां पर पेच फंस सकता है, मामला फंसता हुआ दिख रहा है, खेल पलट सकता है यहां से? जब मैंने शुरुआती चर्चा में हिस्सा लिया था तब मैं अखिलेश मैंने ये कहा था कि छत्तीसगढ़ में सर्व आदिवासी समाज, आम आदमी पार्टी, जोगी की जनता कांग्रेस पार्टी और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी, ये चारों अगर एकजुट हो जाते तो कांग्रेस को उतना नुकसान नहीं पहुंचाते। लेकिन ये सभी लोग अलग अलग चुनाव लड़े हैं, अगर ये सब मिलकर 2000 4000 भी वोट काटते हैं तो समझिए 10,000 प्लस का आंकड़ा जाता है। और ये जो अलग अलग छोटे छोटे क्षेत्रीय दल हैं, ऐसी कई सीट है, मैं आपको बता रहा हूं, कुछ ऐसी सीट है जहां पर ये क्षेत्रीय दल जीत रहे हैं चुनाव। तो ऐसे में कांग्रेस को नंबर तीसरे पर पहुंचा दिया है और ऐसे कैंडिडेट को पहुंचा दिया है जो जीत रहा था अखिलेश। इसलिए जो तीसरे मोर्चे के अलग अलग छोटे छोटे दल हैं, यही नुकसान कर रहे हैं कांग्रेस का सबसे बड़ा। ठीक है ज्ञानेंद्र, मैं दोबारा भी आऊंगा आपके पास, आगे भी आपसे हम जारी रखेंगे चर्चा, लेकिन मेरे साथ एक बड़े ही खास मेहमान जुड़ चुके हैं, उनका मैं स्वागत करना चाहूंगा, उनसे हम बातचीत करेंगे। टी.एस. सिंहदेव साहब, आप छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री हैं, कांग्रेस के बड़े नेता हैं, स्वागत है सर आपका। और जो हमारा सर्वे है वो कह रहा है कि आपको 41 से 53 सीटें इस बार मिल सकती हैं और वोट परसेंटेज के लिहाज से आप वहीं टिके हैं। पिछली बार 43% वोट आप लोग को मिला था, इस बार भी उतना ही मिलता दिख रहा है, ये सर्वे ये कहता है। जी, मतदाता जो देंगे वो स्वीकार्य होगा। वैसे मेरा व्यक्तिगत मानना है कि 60 के नजदीक रहेगी कांग्रेस। नहीं, आपका सर मानना है, लेकिन आपसे बीजेपी बहुत पीछे है नहीं। 41 से 53 सीटें आप लोगों को जाती हुई दिख रही हैं और बीजेपी के खाते में 36 से 48 सीटें जा रही हैं। तो 48 वाला आंकड़ा कहीं उन्होंने पकड़ लिया तो फिर वो भी सरकार बना सकते हैं, उसी स्थिति में आ जाएंगे। जी, वो संभावनाएं बनी रहती हैं 3 तारीख तक, लेकिन मुझे विश्वास है कि कांग्रेस 60 के पास जाएगी। नहीं, अगर यही स्थिति रही सर तो क्या लगता है आपको कहीं कोई चूक हुई है? चूक नहीं है, परसेप्शन रहता है, समय के साथ रहता है, फास्ट फूड का ज़माना है, नए मतदाता हैं, कई प्रभाव में आते हैं, सोशल ये कंटेक्स्ट का ज़माना हो गया है, व्हाट्सएप की दुनिया हो गई है, इन्फॉर्मेशन मिस इन्फॉर्मेशन, इसके अंदर काम आप जब करने का मौका मिलता है तो कमियां भी सामने दिखती हैं। तो ये सारी बातों को लेकर जो काम किया है, जो आगे काम करना चाहते हैं, वो मेरा आधार है ये मानने का कि 60 के नजदीक कांग्रेस आएगी। ठीक है। अच्छा सर, एक सवाल ये भी है, पिछली बार आप लोगों को 68 सीटें मिली थी, 68, अगर वहां से आप फिसलते हुए नजर आ रहे हैं तो ये जाहिर तौर पर आपका नुकसान ही कहा जाएगा। क्यों अगर नुकसान हो रहा है तो क्यों, इसके पीछे की वजह क्या नजर आपको आती है अभी? स्पष्ट तौर पे जब आप सत्ता में रहते हैं तो लोगों की उम्मीदें बहुत ज़्यादा, और आज के ज़माने में, सोशल मीडिया के ज़माने में और व्हाट्सएप के प्लेटफॉर्म्स इत्यादि
इसमें एक्सपेक्टेशन इतनी हाई रहती है कि कोई भी गवर्नमेंट रहेगी उसको कठिन होता है डिलीवर करना। फिर भी अगर आप रिपीट कर रहे हैं, आपने वोट शेयर अपना मेंटेन किया है, तो मैं समझता हूं कि ये बहुत बड़ी सफलता है। अच्छा, अगर ऐसा होता है, अगर मगर मैं सवाल सर इसलिए क्योंकि नतीजे आए नहीं है, ये सर्वे है, अगर ऐसा होता है कि हंग असेंबली की स्थिति बन जाती है वहां पर, और वैसे में अगर चेहरे को लेकर कोई लड़ाई हो जाए कि ये सीएम नहीं वो सीएम हो, आपको लगता है कांग्रेस की तरफ से कुछ और भी दावेदारियां हो सकती हैं चेहरों को लेकर कि कौन बनेगा सीएम? नहीं, हमारा एकदम 1 पॉइंट प्रोग्राम है। हाईकमांड जो निर्णय हम लोग को सुनाएंगे, जो डायरेक्शंस देंगे, हम लोग उस हिसाब से चलेंगे और हम लोग आपस में बात करके सब इस राय पे एक मत सहमत हैं। नहीं तो भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया, अभी वो चेहरे हैं, तो आने वाले दिनों में भी वही होंगे सीएम अगर आप लोग सरकार बना पाए? जॉइंट लीडरशिप के प्लेटफॉर्म में चुनाव लड़ा गया और उसमें अगुवाई भूपेश भाई कर रहे थे, और आगे हाईकमांड जो नतीजा देगा, जो फाइनल डिसीजन देगा, ये हम सब साथ में बैठ के, भूपेश भाई थे, पीसीसी प्रेसिडेंट थे, शैलजा जी थी, महंत जी हमारे स्पीकर साहब हैं वो थे, ताम्रध्वज भाई थे, शिव डहरिया जी थे, जिसे हम कोर कमेटी कहते हैं, मैं भी उपस्थित था, और हम सब ने एक राय से एक निर्णय पे हम लोग हैं और उस पर कायम है कि हाईकमांड जो फैसला करेगा हम सबको स्वीकार है। ठीक है, अगर आपको मौका मिला सर तो आप दायित्व का निर्वहन करना चाहेंगे सीएम के तौर पर, जनता की सेवा करना चाहेंगे इस तरह से? हाईकमांड जो कहेगा वो करेंगे। ज्ञानेंद्र कुछ पूछना चाह रहे हैं आपसे। ज्ञानेंद्र, देखिए, वैसे तो आप सिंहदेव साहब कह रहे हैं, लेकिन टीएस सिंहदेव जी को छत्तीसगढ़ में टीएस बाबा भी कहते हैं, और मैं चूंकि आपके ही संभाग से आता हूं, इसलिए मैं टीएस बाबा कह के आपको संबोधित करता हूं। और मैं ये आपसे पूछना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री का सवाल लगातार ये पूछ रहे हैं, लगातार अखिलेश मुख्यमंत्री का सवाल पूछ रहे हैं। जिस दिन दूसरे चरण का मतदान था टीएस बाबा साहब, उस दिन मैंने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से पूछा था कि बताइए, हम एक शो चलाते हैं कौन बनेगा मुख्यमंत्री, आप भी बता दीजिएगा कौन बनेगा मुख्यमंत्री। तब उन्होंने ये कहा था कि मेरे चेहरे पर चुनाव लड़ा गया है, लेकिन अभी आप ये कह रहे हैं कि नहीं, सामूहिक नेतृत्व पर चुनाव लड़ा गया था। और बीच में आपने एक टीएस बाबा जी ये भी बयान दिया था, आपने कहा था कि अगर मुख्यमंत्री बनने का अवसर नहीं मिला तो कोई औचित्य नहीं है चुनाव लड़ने का। इस सवाल का और इस तरह से आपके बयान का क्या मतलब निकाला जाए, जबकि अब तक नतीजे नहीं आए हैं? 3 तारीख को नतीजे आने वाले। ज्ञानेंद्र, आप देख रहे हैं बाल सफेद हो गए। 71 साल की मेरी उम्र हो गई है। 5 साल बाद में अगर चुनाव लड़ने की बात सोचूंगा तो 76 साल का हो जाऊंगा। 5 साल का टर्म पूरा करूंगा तो 81 साल का हो जाऊंगा। एक समय आता है जब आदमी को निर्णय करना चाहिए कि अब एक्टिव पॉलिटिक्स के लिए अब बहुत हो गया। तो वो मेरा मकसद था कहने का, और मैं उस पर कायम हूँ कि अब 76 साल तक की उम्र में लोगों अगर मेरे को काम करने का मौका देंगे तो मेरे लिए बड़े गर्व और बड़े समझिए कि संतोष का विषय होगा कि इतना समय लोगों ने मुझे काम करने के लिए दिया, तो और अब फिर नए लोगों को मौका कुल मिलाकर टीएस बाबा साहब कि यही सही समय है आपको मुख्यमंत्री बनाने का। आपका कहने का मतलब यही था कि यही सही समय, अभी नहीं तो कभी नहीं वाली बात कह रहे हैं सर आप? वो देखिए, हम लोग एकदम क्लियर हैं इस बाबत। ये पिछले 5 साल हम लोग के लिए बहुत कठिन गए। मीडिया में लगातार सवाल जवाब, 2.5 साल, और उसका नुकसान भी होता है। हम लोग के ऊपर भी उसका बेहद दबाव पड़ता है और काम करने भी परेशानियां होती हैं। उस चक्कर में बिल्कुल नहीं पड़ना है। ये 5 साल का ये कड़ू अनुभव मेरे लिए रहा कि इस प्रकार की जो बात लगातार चलती रही वो कोई सकारात्मक अंजाम पे हम लोगों को नहीं पहुंचाती है, अपितु वो नकारात्मक स्थिति ही बनाती है। इसमें पड़ना ही नहीं है। ठीक है, हमारी पार्टी है, एक स्ट्रक्चर है, वो स्ट्रक्चर से जो डिसीजन आएगा हम लोग उसको सहर्ष स्वीकार करेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया टीएस सिंहदेव साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए, धन्यवाद आपका।